प्यारे साथियों, सबको हमारा विनम्र अभिवादन। सारे अधिवक्ता मित्रों और बहनों के लिए सुखद सूचना है। खास करके अभी मैं कल ही बात कर रहा था कि अगर आप कट ऑफ से बाहर हैं तो दो स्टेट के बारे में सोचें, उत्तराखंड और बिहार। तो जस्ट 2 घंटे 3 घंटे पहले बिहार कमीशन ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब उसमें क्या सूचनाएं हैं, क्या कैसे है, आप वेबसाइट पे जाएंगे, सब कुछ उपलब्ध है। और 75 तरह के यूट्यूबर तो है ही हैं, वो तो बता ही देंगे। तो उसमें कोई बताने पे नहीं, खुद से नोटिफिकेशन पे जा कर के चेक कर लें आपकी एज अलाउ करती है। जैसा कि मेरा मानना है, बिहार कमीशन ने अनदर स्टेट के जनरल मेल के लिए 37 की एज निर्धारित की है और जनरल महिला अगर है तो वो 40 ईयर तक जा सकती है। एज की काउंटिंग जो ली गई है शायद जुलाई 19 से ली गई है, शायद। मैंने चूँकि अभी मैं एजमेंट्री की क्लास ले रहा था, लगभग 1.5 घंटे की क्लास के बाद मैं आप लोगों के सामने मुखातिब हूँ। उसके पहले दिन भर आप लोगों की टेस्ट सीरीज के पेपर में हमारा समय गुजरा है, तो आप लोगों ने व्यस्त कर रखा है। लेकिन मैं भी उसी अनुक्रम में कि आप लोगों के इस भगीरथ प्रयास में अपना कुछ सहयोग दे सकूं ईमानदारी पूर्वक। जो आप हमको अपने स्नेह से फ़ी के मुताबिक कुछ पेमेंट करते हैं, उसके मुताबिक उसका कई गुना आपको अर्जित हो। ऐसा आपको गिल्ट फील ना हो कि हम गलत व्यक्ति के संगत में पड़ गए, हमको फला व्यक्ति ने हमारे साथ चीट किया। मुझे चीट होने की खुद की परवाह नहीं है, परमात्मा देखता है। लेकिन ये कोशिश मेरी रहती है हर मेरे उस स्टूडेंट के लिए, या हर उस मेरे अधिवक्ता मित्र या बहन के लिए जो मुझसे संबद्ध है किसी भी अर्थ में, चाहे वो टोटल टेस्ट सीरीज से संबद्ध है, चाहे किसी विशेष क्लास से संबंध है, एडवाइजरी है, वैसे मुझसे 2 बार बात कर ली है। तो ऐसा नहीं है कि किसी के साथ विशेष, किसी के साथ हल्प। हाँ, जो बच्चे टैलेंटेड होते हैं, स्वाभाविक सुओ मोटू, उनसे एक अटैचमेंट बनता है, क्योंकि वो आपके स्वर्णिम यश के कारक बनते हैं। उनमें संभावनाएं ज़्यादा छिपी होती हैं। किसी के प्रति अन्य मनस्कता या जानबूझकर उपेक्षा का भाव नहीं होता। लेकिन आप समझ सकते हैं कि इस भीषण संसार में जहाँ प्रतियोगिता के अलग अलग मायने हैं, प्रतियोगिता आपकी कितनी भी सार्थक दिशा में क्यों न बढ़ रही हो, कितना भी आप ऐश्वर्य से संपन्न क्यों ना हो, लेकिन अगर उसमें गौरव का बोध नहीं आ रहा है, सिर्फ ऐश्वर्य से काम नहीं चलेगा। ऐश्वर्य विजय माल्या का भी था, समझना। ऐश्वर्य महाराजा धृतराष्ट्र का भी था, ऐश्वर्य दुर्योधन का भी था। लेकिन इसी के अपोजिट देखिए, ऐश्वर्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का भी था, ऐश्वर्य मधुसूदन माधव भगवान श्री कृष्ण का भी था, ऐश्वर्य उसी जमाने में बहुत मशहूर भगवान राम के ज़माने में राजा जनक का था। राजा जनक में तो गजब की खूबी थी, उनके बारे में कभी पढ़े मौका लगे। सीता मैया के पिताश्री, उनके बारे में कहा जाता है कि वो यौगिक ऐसी उनकी अनुकंपा थी, मतलब विदेह, उनको कहा जाता था विदेह राज जनक। विदेह का मतलब समझते हैं? जो शरीर में होते हुए भी शरीर में ना हो। यही हर आदमी का प्रयास होता है, लेकिन इसमें सक्षम नहीं हो पाता। इतना आसान नहीं होता ये लाइफ कि आप अनासक्त होकर जिएं और संसार के सारे काम काज में ऐसे लिपायमान हों, ऐसे आप सब कुछ निपटा रहे हों, कर्तव्यबद्ध हों, जैसे एक आम आदमी करता है। लेकिन महाराज जनक के बारे में विदेह यूं ही नहीं कहा गया, मतलब सुंदर नारियों से, रानियों से वो घिरे रहने के बावजूद वही कृष्ण वाला हाल था। समझ रहे हैं कि उतना होने के बावजूद भी वासना रहित, निर्लिप्त, अनासक्त योगी, उनके द्वारा धनुष यज्ञ करवाया गया था। जनक के बारे में कभी मौका लगे, समय निकालकर खाली समय में आपको पढ़ना चाहिए। महाराज जनक महाराज दशरथ से कई गुना, कई मामले में स्पिरिचुअली बहुत आगे थे। श्रवण के माता पिता के ऊपर शब्द वेदी बाण चलाने की वजह से श्रवण के माता पिता ने जो श्राप दिया था, उस श्राप से वंचित होने के, श्राप से युक्त होने की वजह से बहुत प्रताड़ना भरी, दुखद अंतिम स्थिति का सामना महाराज दशरथ करते हैं भगवान राम के विरह में। वो कहानी तो आप जानते ही होंगे। लेकिन विदेह राज जनक स्पिरिचुअली बहुत आगे थे। वो मतलब
कोई कह नहीं सकता कि वो महाराज उनके दरबार में, महाराज जनक के दरबार में हमेशा शास्त्रार्थ हुआ करता था। उस जमाने में अष्टावक्र या ये जो बहुत बड़े ज्ञानी मुनि और आध्यात्मिक पुरुष संत होते थे उनको बुलवाते थे वो। आप ऐसा प्रसंग कभी महाराज दशरथ के दरबार में कुल गुरु वशिष्ठ मुनि विश्वामित्र इन सबका आना जाना तो था, लेकिन कोई स्पिरिचुअली कोई कार्यक्रम हो या उसमें स्पिरिचुअलिटी को कोई बहुत बड़ा बल देता हो दिखे, ऐसा नहीं महसूस होता। साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के सभागार में जब वो चक्रवर्ती सम्राट बनते हैं अयोध्या से, वहाँ लंका से विजय करने के बाद, उस समय के बाद जो लंबे समय तक अयोध्या में शासन करने के दौरान एक आध्यात्मिक परिवेश निर्मित होता है, उसकी छत्र छाया में अयोध्यावासी का संपूर्ण ब्रह्मांड रहता है। लेकिन सबसे सुखद पहलू वो है जब राज तिलक के पहले, बहुत पहले विश्वामित्र जब इन दोनों को लेकर के जाते हैं और महाराज जनक के बारे में पता चलता है। महाराज जनक एक वो पुरुष हैं जो कृष्ण और उनकी कनात में खड़े होते हैं। वो साधारण राजाओं में से नहीं थे। हम बात विदेह की कर रहे हैं, विदेह होना सीखिए। आप सोच रहे होंगे सर कहानी सुनाने लगे। नहीं भाई, आपको बिहार जुडिशरी भी देना हो, उत्तराखंड जुडिशरी भी देना हो, कोई भी जुडिशरी या कोई भी प्रतियोगिता एग्जीक्यूटिव साइड की कोई परीक्षा दे रहे हैं, वनडे एग्जाम दे रहे हैं, तो विदेह होना सीखिए। विदेह होने का मतलब क्या है? आप चीज़ों को अनासक्त भाव से करें। कहने का मतलब ये है कि जैसे आपने कोई किसी भी छोटी से बड़ी दिनचर्या के वर्क में, चाहे आप सुबह से उठ के अपनी निजी शारीरिक दिनचर्या में लगे हैं या ऑफिशियल कोई वर्क कर रहे हैं, आपका एक इनहेरेंट पावर शाश्वत प्रकृत सच पर कनेक्ट रहना चाहिए। हमारी बात को समझ पा रहे होंगे। अध्ययन भी कर रहे हों तो निर्विकार अवस्था में रहें। ऐसी अवस्था आपकी होनी चाहिए जिसमें चिंतना ना हो पीछे। किताबें खुली हैं, सामने वाला देखने वाला ये समझ रहा है आपका रिलेटिव, आपका माँ बाप या आपका पत्नी, आपका पति की पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन मन में आधी ऐसी चल रही है, क्या होगा आप तो इतनी ज़िंदगी इत्यादि, वो विचार जो आपको निर्विकार नहीं होने देते। निर्विकार का अर्थ क्या है? विकार रहित अवस्था। वो कैसे आती है? इसी अनासक्त भाव से आती है। बात थोड़ी समझने में दिक्कत आ सकती है, जो स्पिरिचुअली टच नहीं रखता है उसको ये सब बातें, लेकिन मैं समझता हूँ अगर आप जुडिशरी का एग्ज़ाम 25 के आसपास आके दे रहे हैं तो इतना मैच्योर दिमाग हो जाता है कि मेरी कही गई बातों को सरलतम ढंग से आत्मसात कर सकते हैं। कोई नई नवेली या अनोखी या बहुत कठोपनिषद या उपनिषद के संस्कृताचार्य से जुड़ी हुई कोई जटिल संस्कृत मिश्रित शब्दावली का प्रयोग नहीं कर रहा। समझ रहे हैं? विदेह होने का मतलब यह है कि अपने अध्ययन के प्रति इतना सचेत रहें कि उसके साक्षी हों। हमेशा बाथरूम में बैठे हैं, फ्रेश हो रहे हैं, या आप कोई रोटी बना रहे हैं या खाना बना रहे हैं या कोई वर्क कर रहे हैं, मार्केट में है सब्जी भाजी ले रहे हैं, इनहेरेंट एक टच होना चाहिए। कहाँ? हमें सिलेबस निपटाना है। आप ये करके देखें सूत्र, या आपको उस लाइन पर उस जगह पे ले जाके पहुंचाएगा जहां आपको यकीन नहीं, और इसकी चर्चा परिचर्चा किसी से करें नहीं। आप सवाल कर सकते हैं तो सर आप खुले मंच पर इतने लोगों के सामने ऐसी चर्चा क्यों कह रहे हैं? इसके कहने का बात ध्यान से सुने। ऐसा हम आप लोगों के प्रति कह रहे हैं, खुद के प्रति नहीं कह रहे हैं। ध्यान रखें, आप ऐसे अनेकों श्रोताओं से सुनकर या अनेकों नेचर के अनेकों विधाओं से सीख कर आप सफल हो सकते हैं, लेकिन जहाँ से वो चीज़ निकल रही है, मतलब वो स्रोत का स्रोत ही रह सकता है। इसीलिए एक चर्चित कहावत बड़ी मशहूर है, क्या? गुरु गुरु ही रह गया, चेला शक्कर हो गया। शक्कर होने का मतलब यही कि आप शिष्यवत जो चीज़ ग्रहण कर रहे हैं उसका अर्क निकाल कर वहाँ पहुँच सकते हैं जहाँ वो स्रोत नहीं पहुँच सका है। ये प्रोबेबिलिटी है। ऐसा हुई होता है कि दोनों पहुँचें, ये होना ही चाहिए, लेकिन अगर विसंगत पूर्ण है तो ये जो आसक्त या अनासक्त की बात मैं कर रहा हूँ ये आपको संबोधित करके कर रहा हूँ। अगर मैं खुद के बारे में बातें कर रहा होता तो प्रकट नहीं करता, हमारी नैतिक जिम्मेदारी वहाँ से हट जाती। समझ रहे हैं? तो आपकी परीक्षा आ गई है, बहुत जल्द आपको सूचना मिलेगी कि प्रारंभिक परीक्षा कब है। नोटिफिकेशन को कायदे से पढ़ें। एज अगर आपकी रिकमेंड करती है, आप हमारी बहन हैं, एज के अंतर्गत हैं, जो जुडिशरी अप्लाई करने के लिए 32वीं जुडिशरी बिहार की आ चुकी है।
अगर आप हमारा वीडियो नए रूप से सुन रहे हैं, आपको इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, अपने उसी मोबाइल पे जिस पे आप हमें सुन रहे हैं, इस वीडियो को पूरा सुनने के बाद तत्काल वेबसाइट पे जाएं, पूरी नोटिफिकेशन उपलब्ध है, क्लिक करें। किसी को सुनने की ज़रूरत नहीं है, हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन में उपलब्ध है। खुद पढ़ें, खुद समझें। हाँ, कुछ तकनीकी पक्ष होते हैं जो खुद से समझ में नहीं आते, नव आगंतुक या नवीन तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए। उनके लिए सबसे 3 जगह प्रॉब्लम आती है। सब पहला रिजर्वेशन EWS का सिस्टम, तीसरा एज का रिलैक्सेशन। तो इन सब मुद्दे पे थोड़ा तकनीकी पक्ष होता है। उसके लिए आप मुझसे ही कमेंट करके अगर पूछते हैं, आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि सर इस पर कोई एक सरलीकरण भाषा में, तो अगर ज़रूरत मुझे महसूस हुई, ऐसे कमेंट मेरे पास आए, तो मैं इस समस्या का निदान चाहे वैसे जैसे आपसे लाइव बात कर रहा हूँ वैसे हल कर दूंगा, या बहुत हद ज़रूरत हुई तो मार्कर उठाऊंगा ब्लैक बोर्ड के लिए। ठीक है। इजमेंट्री की क्लास में इस समय हम लोग चैप्टर 4 कंप्लीट कर चुके हैं, चैप्टर 5 पे पहुंच गए हैं, और टेस्ट सीरीज के संदर्भ में भी हम अपना एक प्रक्रम पूरा कर चुके हैं। जैसा कि आपको पता है कि 1 मार्च से स्टार्ट होकर 18 मई तक टेस्ट सीरीज संपन्न होना है। उसके लिए रेगुलर फ़ोन आ रहे हैं, रेगुलर बच्चे जुड़ रहे हैं, और हर ज़िले से, मतलब मुझे काउंट नहीं आता कहाँ कहाँ से फ़ोन आ रहा, लेकिन ये ज़रूर संकेत मिल रहा है कि बच्चों ने गंभीरता से लिया है क्या APO मेंस की टेस्ट सीरीज को। ये मुझे बड़ा सुखद अनुभूति मिल रही है। हालांकि है बहुत रिस्की, बहुत लेबोरियस, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी लेने वाला ये कार्यक्रम। इसमें कम से कम 5 विश्वसनीय विज्ञ विद्वजन होने चाहिए, लेकिन फिर भी मैं अपने एक लिमिटेड दायरे में आपकी निजता का ज़्यादा ख्याल करते हुए, और आपके विश्वास को चीट ना हो, आपके विश्वास में दरार ना पड़े, आपके विश्वास में एक गिरावट ना आए, इसका ख्याल रखते हुए मैं व्यक्तिगत तौर पे जिम्मेवारी ओढ़ रहा हूँ। परमात्मा की ही कृपा है जिसके कारण ये कनेक्शन बना है, और परमात्मा ही चाहेगा तो हम लोग धीरे धीरे करके 18 मई तक का कार्यक्रम एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ पकड़ के पूरा कर लेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये एक ऐसा सार्थक प्रयास होगा जो आपको बेहतर मार्गदर्शन में पढ़ने, पढ़ाने, आत्मसात करने, स्मृति को तरोताज़ा रखने और स्मृति में चीज़ों को क्रमबद्ध ढंग से रखने, साथ साथ जैसे एग्जाम हाल में उनके लिए अतिरिक्त स्मृति की ज़रूरत न पड़े जिसमें क्रमबद्धता बिगड़े। क्रमबद्धता आप समझते हैं, सेंटेंस लिखते समय कल्पना नहीं होनी चाहिए। जब मेंस में आप ले डाउन कर रहे हों, अपने आंसर राइटिंग कर रहे हों, तो इस बात का प्रबल ख्याल रखें, बहुत गहराई से इस बात को समझें कि आपके इमेजिनेशन के आधार पे शब्द तो नहीं आते। एक सेंटेंस आपने जो लिखा फिर आपने इमेजिनेशन की, दिस इज डेंजरस। इमेजिनेशन जैसी चीज़ लॉ में नहीं होती। ये फिलॉसफी या हिंदी का पेपर नहीं है, और हिंदी में कब, हिंदी भी इमेजिनेशन वाली सब्जेक्ट नहीं है। हिंदी में एक जगह गुंजाइश है जहां आपके व्यक्तिगत विचार पूछे जाएं, वहां इमेजिनेशन चलेगा। निबंध में कुछ ऐसा गवेषणात्मक शैली में अगर कुछ लिख रहे हैं या विवरणात्मक लिख रहे हैं, तो वहाँ थोड़ी बहुत गुंजाइश है मध्य में आलेख के कि आप कल्पना का सहारा ले सकते हैं, अन्यथा नहीं। और ला तो इतना पर्टिकुलरली रैखिक सब्जेक्ट है, 2+2 मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है कि इसमें इमेजिनेशन का सवाल ही नहीं उठता। अगर इमेजिनेशन, इमोशन या इस प्रकार के कवित्व या बहुत ज़्यादा केस लिखने की मिथकीय अवधारणा कि केस से हम जज साहब को हिला देंगे या कॉपी चेक करने वाले प्रोफेसर को डरा देंगे, नंबर कैसे नहीं देगा, इन सब मिथ्या उदाहरणाओं में सड़क छाप विचारों से बाहर निकलें। मेंस क्रैक करने के लिए कुछ अभूतपूर्व शर्तें हैं, उसका अनुपालन किसी ऐसे पाखंडी सीनियर या जूनियर के चक्कर में ना पड़ जाएं। पाखंडी शब्द मैं प्रयोग कर रहा हूं किसके लिए भी समझें उसका अर्थ। जो सो तो ये करता है कि उसे बहुत कुछ आता है, और वो बातें भी ऐसी बना बना के कर देता है कि जैसे लगता है कि वाकई में से आता है, लेकिन उसके प्रायोगिक अनुभव में जब आप उसको देखते हैं कि हम उसको यूटिलाइज करें, तो उसका खामियाजा वो कम भोगा है, हम ज़्यादा भोग रहे हैं। जैसे इसको एक दृष्टांत से समझें। किसी ने कह दिया कि बेयर एक्ट से पढ़ना है, जाइए लोकल लॉ में आपको राजस्व संहिता या पंचायती राज या जो भी आपका लोकल लॉ है उसका कोई पेपर आपको बेयर एक्ट से पढ़ना है। जो भी क्वेश्चन आते हैं, क्या बेयर एक्ट से क्वेश्चन वो सीधे सीधे होते हैं? आप चिंता ना करें, आप पिछले 10 साल के पेपर पर गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन सच है कि रिपीट होते हैं,
लेकिन आपको क्या नहीं लगता जब प्रश्न रिपीट हो सकते हैं तो उत्तर रिपीट हो सकते हैं? मतलब जो पिछली बार लड़कों ने लिखा वही अब की बार लिखेगा। तो ला में उत्तर का जो परिप्रेक्ष्य है वो सही गलत है, लेकिन एक जगह डिफरेंस क्रिएट होता है जहां आपको आश्चर्य लगेगा कि ये चीज़ थोड़ा गौर करने लायक है। मैं आपको ध्यान दिलाऊं, जो जजमेंट होते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, रूलिंग ऑर्डर जो होते हैं, वो आपके उसी उत्तर को, जो सही गलत हैं सबके सही हैं, लेकिन उसमें अतिरिक्त एक जूरिस्प्रूडेंस में थ्योरी है इतरोक्ति। जूरिस्प्रूडेंस में जजमेंट में जो पूर्व निर्णय का चैप्टर है उसमें एक इतरोक्ति शब्द आता है। उस अतिरिक्त चीजें जो करने की विधान है उसमें आपके मेंस राइटिंग में ये बहुत बड़ा पहलू कि अगर रूलिंग आप कोई ऐसी डाल रहे हैं जजमेंट के तौर पर जिसमें कोई गाइडलाइन है और 2 लाइन 4 लाइन उसका मेंशन करते हैं, तो आपको वो अन्य सही गलत से थोड़ा सा डिफर करता है। ध्यान रखें, इस डिफर करने की अवधारणा में भी इतने आसक्त ना हो जाएं। मैंने थोड़ी देर पहले कहा विधेय होना है। किसी भी चीज को इतना नहीं गांठ बांध लेनी है कि सर ने कहा था केस ला लिखने के लिए तो केसे ला लिख रहे हैं, क्वेश्चन सब छूट गया। अनासक्त होने का मतलब जिंदगी में मध्यम मार्ग का विशिष्ट संतुलन और हर चीज को करते हुए महसूस करना, होते हुए महसूस करना। अपने को मत जोड़ लेना, हर विचार से अपने को जोड़ेंगे तब तो चौपट हो जाएगा, तब आप पढ़ ही नहीं पाएंगे। स्मृति आपकी इतनी निर्लिप्त भाव से, इतना स्पष्ट, इतना ग्राह्यकारी हो, स्मृति आपकी इतनी ग्राह्यकारी हो कि जब भी आप अध्ययन में लगें तो आपको अतिरिक्त बल ना लगाना पड़े। ध्यान रखें, आपने ऐसा महसूस किया होगा पढ़ते समय, खास करके अगर लिख रहे हैं, एक बात मैंने आपको हजारों दफ़े सुनने को मिली होगी, लिख लिख के पढ़ना चाहिए, लिख लिख के पढ़ना चाहिए, दिस इज डेंजरस। पढ़ना चाहिए, मैं इस पर सपोर्ट करता हूं, लेकिन कहाँ डेंजरस? लिख लिख के पढ़ने में प्रबल संभावना है कि लिख तो रहे हैं कॉपी करके, लेकिन सोच कुछ और रहे हैं। ये बड़े नॉर्मली होता है, कभी आपने महसूस किया होगा। लिख तो रहे हैं लेकिन उसी दरमियान अपने घर के कलह, अपने भाई पटीदार की बातें, या अपने दोस्त यार मित्र की बातें, या अपने बहुत क्लोज मित्र की बातें, प्रेमी प्रेमिका की बातें, ये सब एक रील की तरह चलता रहता है और आपकी कलम भी चलती रहती है। क्यों? क्योंकि आप जो चीज़ लिख रहे हैं कॉपी करके लिख रहे हैं। तो लिखना तब सार्थक है जब स्मृति के आधार पर लिखें, कॉपी करके नहीं। तो यहाँ एक चीज़ अंतर करना था, जो चीज़ें आप तैयार करें उसको जुबानी रिटन में लाएं। एक आर्किटेक्चर है अपने आप को परीक्षण में लाने का, परीक्षित करने का, अपने आप को खुद के परीक्षण का, कि जो चीज़ आपने समरी को आपने मेमोरी में डाला है कितना वो इकट्ठा हुआ है, किस अनुक्रम में इकट्ठा हुआ है, उसमें कोई डिसबैलेंस तो नहीं है। तो उसको चेक करने के लिए यही तरीका होता है कि स्मृति बोध को स्वयं परीक्षण में लाएं, ना कि आप लिखने के नाम पर कोई भी चीज़ नोट्स मिल गया है, समसामयिकी मिल गई है, किसी का XYZ का नोट्स मिल गया, वही नोट कर रहे हैं। ये नोट करना या लिखना कोई तैयारी नहीं है। तैयारी उस दिन सार्थक होती है जब आप जो चीज़ याद कर चुके हैं उसको सही ढंग से शॉर्ट फॉर्म में उतार सकते हैं। ये जितनी सावधानियाँ, जितनी अतिरिक्त बातें करने की मैंने बताई, ये जेन्युइन बातें हैं, कोई बहुत विशिष्ट नहीं, लेकिन ये विशिष्ट तब हो जाती हैं जब एग्जाम हाल में उतारने लायक आपकी मनोदशा, आपकी आंतरिक दशा हो जाती है। मनोदशा से बेहतर शब्द है आंतरिक दशा। मनोदशा में विचित्रता यह है कि मन बहक जाता है लेकिन अंतर नहीं बहकता। अंतर अगर आपने सटीक ढंग से साधा है, मैं आपको बताऊं, बिल्कुल आंख बंद करके, मतलब समझ जाइए जैसे पेपर आएगा बिल्कुल आपको ये तय है कितने शब्दों में मुझे इसको लिखना है। इस स्तर की जब तैयारी रखेंगे तो उत्तर प्रदेश जुडिशरी में जो मेंस के टेस्ट सीरीज हमको आपको देने हैं, आप जो आंसर राइटिंग करने वाले हैं, उसके पहले जैसा कि मैंने बताया कि फर्स्ट पेपर में कॉन्ट्रैक्ट का पेपर 1 तारीख को होना है, तो उस अकॉर्डिंग जो अगर स्टडी आपकी है और आपने 1 से 75 क्षतिपूर्ति वाली संविदा, प्रत्याभूति वाली संविदा और अभिकर्ता वाली संविदा, इन सारों पर आपने एक नजर दौड़ाई है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आपने खुद कोडिफाइड किया और पढ़ा है, आपको निश्चित तौर पर एग्जाम में बेहतर करने का मौका है, टेस्ट में बेहतर करने का मौका है। अगर टेस्ट में आपने बार बार बेहतर किया, कौन रोक लेगा आपको भैया? जुडिशरी के मेंस हाल में, चाहे कमीशन लखनऊ में एग्जाम पड़े, चाहे कमीशन प्रयागराज में पड़े, यही दो आपका मेंस होना है।
ज़्यादा लड़के नहीं हैं, 3,000 लड़कों के लिए 1,500 का हिसाब भरा, 1,500 यहाँ हो जाएंगे, 1,500 वहाँ हो जाएंगे, अतिरिक्त कॉलेज की ज़रूरत ही नहीं है। और बाई चांस ज़रूरत पड़ी तो कमीशन अपनी व्यवस्था कर लेगा। 23, 24, 25 मई जो भी आपका डेट है, मैं क्लियर नहीं हूँ, शायद 23, 24, 25 है, ये सही कुछ है। तो ये बताना ज़रूरी था। अध्ययन के प्रति सिर्फ अध्ययन कर रहे हैं मात्र नहीं, जैसे अब एक देखिए एग्जाम्पल के तौर पे कितनी महत्वपूर्ण बात आई है। आज सीपीसी के बारे में बात नहीं करूँगा क्योंकि थोड़ा टाइम ज़्यादा हो रहा है। ये बिहार जे के बारे में एक प्रेरक प्रसंग है कि आप जो बच्चे यहाँ बाउट हैं, नहीं हो सकते यूपी में, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ गई है, ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा है। लेकिन ध्यान रखिए, प्री की डेट वो 90 दिन के अंदर लगा देगा, 90 दिन के अंदर वो प्री करवा लेगा। तो इस बीच में आप जैसी भी पढ़ाई करते हैं उसमें हम क्या सहयोग कर सकते हैं, आप उसके लिए ये नंबर आपके पास अवेलेबल है हमेशा के लिए 7705090393। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर कॉल नहीं होती, इस पर आप व्हाट्सअप करेंगे और कोई गाइडेंस चाहते हैं या मेरी कोई मदद चाहते हैं जिसमें मैं आपके काम आ सकूं तो आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, अब बातें कल होंगी, समय आप लोग बचाइए, मेंस के थ्रू आउट तैयारी अच्छी करिए जिससे टेस्ट में आपके नंबर अच्छे आएँ। एक बार मैं वीडियो बंद करने के पहले अपने समस्त अधिवक्ता मित्रों, बंधुओं, बहनों का आभार प्रकट करता हूं जो हमसे जुड़ चुके हैं और जो वेट में हैं, वेटिंग में हैं। मतलब वेटिंग का ये कि उन्होंने प्रॉमिस कर रखा है कि सर 28 के पहले निश्चित हम जुड़ेंगे। सारे बच्चों के लिए, सारे अधिवक्ता बहनों और बंधुओं के लिए मेरी दुआ है कि आप निश्चित तौर पर मुख्य परीक्षा अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण करें। आप टेस्ट को भी पूरी गंभीरता से लें, हर प्रश्न को ऐसे डील करें कि वही एग्जाम में आया है। आप कर्तव्यबद्ध तो हों, आप अनासक्त तो हों, आप चतुराई छोड़कर केवल याददाश्त पर केंद्रित तो हों। आप देखें कैसे सफल नहीं होते, कैसे विदेह नहीं होते। चलने दीजिए, सबको हमारा जय सिया राम। सबके भीतर बैठे परमात्मा का मैं नमन करता हूँ। हमको चलने की इजाज़त दीजिए। कल फिर मिलेंगे इसी रेगुलर वीडियो के साथ। मैं अधिवक्ता जेके गिरी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय आपसे विदा चाहता है। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।